नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो भी हाल ही में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आया हुआ है, भारत सरकार का बजट 2021-22। हालांकि पढ़ाने में थोड़ा लेट हो गया चूँकि समय का अभाव है, आप जानते ही हैं। और बजट का एनालिसिस करने में यानी कि कई जगहों से पढ़ करके तभी आपको हम बता पाएंगे कि मतलब उसका निचोड़ क्या है और जो परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चूंकि बजट आप देखते हैं जिस दिन पेपर आता है तो पूरा पेपर बजट से ही भरा रहता है, बल्कि 2-3 दिन लगातार ये सिलसिला चलता है, ठीक है। या फिर आप भारत सरकार की साइट पर जाएंगे, जो भी उसकी केंद्र सरकार की गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है, उस पर जाएंगे तो मतलब पूरा डिटेल में बजट होता है। उसको पूरा पढ़ करके एनालिसिस करके फिर उसका निचोड़ क्या है उसको निकालना थोड़ा सा टिपिकल कार्य है, ठीक है। तो वही सब मैं एनालिसिस कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने चीज़ें शामिल की हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं नोट करके आपको उपलब्ध करा दूंगा बजट पीडीएफ में या फिर हैंड राइटिंग में, लेकिन आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा और साथ में जो भी डिस्क्राइब करूंगा तो वो भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो पूरे लेक्चर मेरे साथ बने रहिए और बजट का जो सार है, जो उसकी मुख्य मुख्य बातें हैं, उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको 2 सूचनाएं दे दूं। एक तो ये कि देखिए एप्लीकेशन अपना बनकर के तैयार हो गया है, उसको कैसे डाउनलोड करना है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। या प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो वहां पर डालिएगा SB एजुकेशन, ठीक है, SB एजुकेशन, तो प्ले स्टोर पर आ जाएगा। दूसरा या तीसरा एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उस पर करंट अफेयर्स की निःशुल्क सीरीज चल रही है। डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको दिए जा रहे हैं, उनको आप हल करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, कितना आपका स्कोर है, तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। साथ ही जो वीकली करंट अफेयर्स शुरू होगा उसका पीडीएफ और पूरा मटेरियल भी आपको वहीं पर मिलेगा। पूरा पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसा आप लोग क्वेरी थी आपकी कि पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो अब आपको पूरा वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह आप जो है उसको प्रिंट आउट निकाल करके अपना इकट्ठा कर लीजिए, करंट आपका पूरा कंप्लीट होता जाएगा। ये अगर आप पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो फिर आपको और कहीं से करंट पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रह जाएगी, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि नोट्स हम लोग का बस लगभग बनने वाला है, थोड़ी उसकी फिनिशिंग चल रही है। कुछ जो कमियां थी उनको दूर किया जा रहा है, उनको अपडेट किया जा रहा है और परीक्षा की दृष्टि से और उपयोगी बनाया जा रहा है। जिसमें सामान्य अध्ययन के 2 प्रकार के नोट्स हैं, एक लॉन्ग नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है, प्लस सामान्य हिंदी के नोट्स हैं। तो ये सारे आपको उसी एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहां से पीडीएफ में मिलेंगे आपको, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप वहां से नहीं करना चाहते तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नंबर बताया गया होगा, पिछले आपके पास होगा भी 6393 350 769 6393 350 769, ठीक है। लेकिन अभी इस नंबर पर कॉल मत करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप 4-5 दिन बाद फोन करेंगे तब आपको प्रॉपर सूचना मिल पाएगी, ठीक है। चूंकि अभी नोट्स बन रहा है इसलिए कोई मतलब नहीं है, तो 4 से 5 दिन बाद आप फोन करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे नोट्स आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो ये 2 सूचनाएं थी और इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जब परीक्षा नजदीक आ जाएगी तो आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग बजट पढ़ लेते हैं। तो ये केंद्रीय बजट था, भारत सरकार का बजट है जो 2021-22 के लिए 21-22 के लिए जारी किया गया है। बजट तो आप देखेंगे बहुत बड़ा रहता है। हो सकता है बहुत लोग ऐसे जो उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो उसका मैंने पूरा निचोड़ पूरा सार आपके सामने प्रस्तुत किया है और यहीं से जो कुछ भी प्रश्न आने वाले हैं इतने से आ जाएंगे, ठीक है। चूंकि इससे बाहर नहीं जाने का, बाकी सब फालतू चीजें होती हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से है वो सिर्फ उतना ही उपयोगी है। देखिए मैंने काफी छोटा छोटा करके पूरा बोर्ड भरा हुआ है, काफी मुश्किल से ये लिखा गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहां से इसको आप नोट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन परेशान मत होइएगा, पूरा समझ लीजिएगा और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। तो देखिए ये जो बजट है इस बार, ये प्रथम बार डिजिटल बजट है, ठीक है। डिजिटल का मतलब ये है कि इस बार जो है किसी प्रकार के पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
पेपरलेस बजट है और ये पूरी तरह से डिजिटल बजट है, ठीक है। तो इसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, डिजिटल बजट है ये। जो कुल बजट का आकार है वो है 34,83,236 करोड़ रुपए। जो पूरा बजट है उसका आकार है 34,83,236 करोड़ रुपए का पूरा बजट जारी किया गया, ठीक है। ये जो आंकड़ा है इसको आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी सीधे सीधे ये आंकड़ा ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इस बार कितने रुपए का बजट जारी किया गया, ठीक है। इसमें जिसमें से जो पूंजीगत व्यय है वो है 5,54,236 करोड़ रुपए, ये अनुमानित है। और जो राजस्व व्यय है वो है 29,29,000 करोड़ रुपए, ये भी अनुमानित है, ठीक है। तो ये जो राजस्व व्यय है वो इतना है और पूंजीगत व्यय इतना है, ठीक है। यानी जो राजस्व जो जाएगा, जैसे कि किसी की सैलरी हो गई या जो भी अन्य खर्चे वगैरह होते हैं, ठीक है। बाकी जो पूंजीगत व्यय है कि कुछ खरीदना हुआ, संपत्ति है या मशीनरी है, जो पूंजी में व्यय किया जाता है, तो पूंजीगत व्यय इतना होगा और राजस्व व्यय इतना होगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा 6.8% है, वो भी जीडीपी का, ठीक है। जीडीपी का 6.8% है, ये अनुमानित है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वर्ष 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा कितना है या कितना अनुमानित है, 6.8% है। जो हमारा बजट 2021-20 है, सॉरी बार 20 निकल जा रहा, 21-22, ठीक है। बजट 2021-2022 जो है वो प्रमुख रूप से 6 स्तंभों पर आधारित है, ठीक है। कितने? 6 स्तंभों पर आधारित है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बजट ये जो है वो कितने स्तंभों पर आधारित है, 2, 4, 5, 6 इस तरीके से, ठीक है। वो कौन कौन से स्तंभ देख लेते हैं। स्वास्थ्य एवं खुशहाली, पहला स्तंभ है स्वास्थ्य एवं खुशहाली। दूसरा है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। मानव पूंजी सूचकांक को फिर से ऊर्जावान बनाना। पांचवा है नवाचार और अनुसंधान पर विकास। और छठवां है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से 6 स्तंभों पर हमारा पूरा बजट आधारित है, पूरा बजट बेस्ड है, ठीक है। और इसी को अंदर पूरा डिस्क्राइब किया गया है, ये जो हमारे प्रमुख 6 बिंदु हैं, ठीक है, इन्हीं को पूरा डिस्क्राइब करके पूरा बजट बनाया गया है। चलिए हम देख लेते हैं कि जो हमारे प्रमुख मद हैं, कहां पर कितना बजट पेश किया गया है और किस क्षेत्र में कितना बजट दिया गया है। तो स्वास्थ्य पर बजट कितना है, 2,23,846 करोड़ रुपया, ठीक है। जो स्वास्थ्य पर बजट है वो 2,23,846 करोड़ रुपए है। और ये जो पिछले बजट की तुलना में 137% अधिक है। कितना? 137% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। कोविड-19 के लिए स्पेशली 35,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इन कोरोना महामारी, जो कोरोना टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीन वगैरह बन रहा है, तो कोरोना के सुरक्षा के लिए और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हो रही हैं, वैक्सीन है या रिसर्च है या इससे बचाव के उपाय हैं, तो इसके लिए स्पेशली 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है कोविड-19 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और मान लीजिए कि ये प्रश्न आने ही वाला है, तो पीसीएस में या समीक्षा अधिकारी में 100% ये प्रश्न आने वाला है कि कोविड-19 के लिए कितना बजट जारी किया गया है। वो है 35,000 करोड़ रुपए, ठीक है। एक नई योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य ढांचा है, जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है, इसको और मजबूत करने के लिए, ताकि जो आम जनता है, आम लोग हैं, उन तक स्वास्थ्य सेवाओं को आसानी से मुहैया कराने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत योजना। और इस पर 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कितने? 64,180 करोड़ रुपए इस पर 6 वर्ष में व्यय किए जाएंगे। और जिसके अंतर्गत 2 मोबाइल अस्पताल शामिल हैं, यानी कि ऐसे अस्पताल जो मतलब मोबाइल है, मतलब गाड़ी पर अस्पताल होंगे और कहीं पर जाकर के इलाज कर सकते हैं, जहां पर डॉक्टर्स की टीम, स्टाफ नर्स और पूरा स्टाफ होगा, मशीनरी होगी, हर चीज उसमें उपलब्ध होगी। और 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे, जहां पर अगर कोई गंभीर पेशेंट होंगे तो उनका भी इलाज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो होगी स्वास्थ्य क्षेत्र की बात। साथ ही मिशन पोषण
टू का प्रारंभ भी किया जाएगा। अभी मिशन पोषण चल रहा है तो उसका अगला जो हिस्सा है, अगला भाग है, वो मिशन पोषण 2 का शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, शहरी के लिए 2.87 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। जल जीवन मिशन शहरी यानी कि शहरी क्षेत्रों में जल की उपलब्धता को सुलभ तरीके से लोगों तक जल पहुंचाने के लिए, साफ और स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन के उपाय किए जाएंगे। ठीक, जो हमारा तरल कचरा है, लिक्विड बेस्ड कचरा है, तो 500 अमृत शहरों में इसके लिए विशेष तकनीक, विशेष प्रणाली का इंतजाम किया गया है कि इस कचरे का वहां पर प्रबंधन किया जा सके, उसको रिसाइकिल किया जा सके। वायु प्रदूषण को कम कर, देखिए हम उन्हीं सिर्फ बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उतनी बाकी बजट तो बहुत बड़ा आप देखते ही होंगे। ठीक है, मतलब इतना पढ़ने का आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है। ठीक है, एक बिजनेसमैन है तो वो अपने तरीके से बजट देखता है। ठीक है, और अगर एक किसान है तो अपने तरीके से देखता है, राजनेता है वो अपने तरीके से देखते हैं। ठीक है, नौकरी वाले वो अपने तरीके से देखते हैं, हम स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी हैं, तो हम बजट को अपने तरीके से देख रहे हैं कि हमें बजट में क्या मिल सकता है, यानी कि बजट से हमारी परीक्षा में कितने प्रश्न आ सकते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं, तो हम उसी प्रकार से आपको बजट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप कोई बिजनेसमैन, उद्योगपति या फिर कोई ऐसे तो है नहीं। ठीक है, आप प्रतियोगी हैं, तो हम प्रतियोगी की दृष्टि से आपको बजट को पढ़ा रहे हैं कि कहां कहां से प्रश्न आ सकता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 2217 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए है। ठीक है, जो शहरी केंद्र है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो उनके लिए इतना रुपया जारी किया गया ताकि वहां पर जो वायु प्रदूषण है, जो हमारी हवा दूषित हो रही है, किसी भी प्रकार से उसको साफ किया जा सके और लोगों को स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए लाया जा सके, कि वहां पर जो है, जो भी गंदी हवा है, जो पोल्यूशन है, उसको कम करने के लिए। अगला है PLI योजना। ये जो योजना है, ये उत्पादन से जुड़ी हुई योजना है और जो उद्योग के क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा व्यापार है, तो व्यापार में हम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली जो हमारा कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग को और बढ़ाया जाए ताकि हमारी जो भी उत्पादन वगैरह हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं दूसरे देशों में, तो उसको और बढ़ाया जा सके। इसके लिए क्या करेंगे, 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, टेक्सटाइल पार्क बोलते हैं जहां पर जो कपड़े संबंधित होते हैं, जहां पर कपड़ा बनाया जाता है या कपड़े से जुड़ी हुई चीजें वहां पर होती हैं। ठीक है, इसके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि इस बार जो टैक्स स्लैब है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, जो इनकम टैक्स के दायरे में जो लोग आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ, जो 75 साल के अधिक बुजुर्ग हैं या व्यक्ति हैं, तो अगर उनकी इनकम सिर्फ पेंशन है, ठीक है, अगर वो पेंशन पाते हैं और अगर वो, तो उनके लिए कुछ सीमा बढ़ाई गई है। ठीक है, बाकी और के लिए, सामान्य लोगों के लिए किसी प्रकार की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो 75 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं और जिनका इनकम का स्रोत सिर्फ पेंशन है, तो उनके लिए छोटी टैक्स में छूट दी गई है। तो टैक्स स्लैब बताने का कोई मतलब नहीं है, पिछला वाला ही एज सच रहेगा। बीमा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह परीक्षा में पूछा जा सका है कि वर्तमान में जो बीमा के क्षेत्र में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था, वो 49% से बढ़ाकर के 74%, 74% कर दिया गया है। साथ ही IDBI बैंक व 2 अन्य बैंक और एक बीमा कंपनी का निजीकरण भी किया जाएगा। ठीक है, IDBI बैंक, एक और भी बैंक है और एक बीमा कंपनी है जिनका निजीकरण किया जाएगा। LIC का IPO भी जारी होगा। ठीक है, इस बजट में जो है LIC का IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि शेयर कह लें इसका, तो IPO भी जारी होगा। कृषि की अगर बात करें तो कृषि ऋण का जो लक्ष्य रखा गया है वो 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया। ठीक है, जो कृषि ऋण का लक्ष्य है वो 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है।
स्वामित्व योजना चलाई गई है। क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। स्वामित्व योजना में गांवों में संपत्ति के मालिकों को अधिक हक दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि गांव में जो लोग हैं, जो आम आदमी है, उनकी संपत्ति है, ठीक है, तो उनको और अधिक हक दिए जाएंगे, या उनका जो उस पर अभी तक कब्जा था लेकिन मालिकाना हक नहीं था तो उनको वो हस्तांतरित कर दी जाएगी, ठीक है। जिसके लिए स्वामित्व योजना चलाई गई है। तो आप समझ जाइए कि जो गांव में संपत्ति के मालिक है, संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित ये योजना है। तो अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आप उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन योजना, ठीक है। इस ऑपरेशन ग्रीन योजना काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें 22 उत्पाद शामिल किए गए हैं जल्दी सड़ने वाले, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें आलू, प्याज और टमाटर, ठीक है, आलू, प्याज और टमाटर इस योजना में अभी तक शामिल थे, ठीक है। चूंकि इनकी म्याद बहुत ज्यादा नहीं होती है, जल्दी सड़ जाते, खराब हो जाते हैं, तो ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत अब 22 उत्पादों को और शामिल किया गया है और उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, उनके रखरखाव के लिए उपाय किए जाएंगे ताकि इन चीज़ों को समय से पहले सड़ने से रोका जा सके। अब देखिए जैसे टमाटर है, प्याज है, ये फसली चीज़ें हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप कोल्ड स्टोर में नहीं रखते हैं तो जल्दी खराब हो जाएंगी। फिर क्या होता है, जब इनकी सीजन निकल जाती है तो इनके दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई हो जाती है, महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों से बचने के लिए इस योजना को लाया गया है, ऑपरेशन ग्रीन योजना, जिसमें 22 उत्पाद, ऐसे उत्पाद जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी सड़ जाते हैं, उनको बचाया जा सके और लोगों को महंगाई से भी बचाया जा सके, इसलिए इस योजना को शामिल किया गया है, लाया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे जो कि ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित होंगे, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि निजी सार्वजनिक भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी सार्वजनिक भागीदारी। अगला है भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है, ये भी है। इन जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन है उसका गठन होगा और लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। जो कि लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, तो वहां पर लद्दाख में उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो लद्दाख जो हमारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो लद्दाख की जो राजधानी लेह है, ठीक है, तो वहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा, बनाया जाएगा, ताकि लद्दाख में भी उच्च शिक्षा को पहुंचाया जा सके। आगे आते हैं रेलवे पर। हम बात करते हैं कि रेलवे में देखिए क्या नया हुआ, ठीक है। तो जो रेलवे का कुल बजट है वो है 1,10,055 करोड़ रुपया, ठीक है। ये रेलवे का कुल बजट है, लगभग 1,10,000 रुपए रेलवे को दिए गए हैं। दिसंबर 2023 तक ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण, ठीक है। तो ब्रॉडगेज एक होते हैं नैरोगेज, जो आपने सुना होगा कि छोटी लाइनें होती हैं, ठीक है। ब्रॉडगेज मतलब बड़ी लाइनें होती हैं, लेकिन जो ब्रॉडगेज लाइनें अभी भी ऐसी बहुत सारी हैं जहां पर डीजल से ट्रेनें चलती हैं। हो सकता है आपके क्षेत्र में भी चलती हों, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जहां पर विद्युत हो गया, विद्युतीकरण हो गया मार्गों का, और वो विद्युत से यानी कि इलेक्ट्रिक से चलती हैं, ठीक है। तो जो भी बड़ी लाइनें हैं और जहां पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, तो वहां पर भी दिसंबर 2023 तक लक्ष्य रखा गया है कि पूरे भारत में 100% विद्युतीकरण हो जाए, यानी कि हर एक लाइन अब विद्युत से इलेक्ट्रिक से चलेगी। अगला है विस्टाडोम HLB कोच, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी जो पर्यटक ट्रेन है, ठीक, पहले समझिए कि विस्टाडोम कोच क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारे अभी आपने देखा कि जो सामान्य कोच होते हैं तो नॉर्मल कोच हैं, विस्टाडोम कोच वो होते हैं जिनकी जो दीवारें हैं वो शीशे की होती हैं, यानी जो उनके जहां पर अभी आप छोटी सी खिड़की देखते हैं ना, तो वहां पर बड़ी सी खिड़की होती है और पूरे शीशे की होती है, ठीक है। और जो इसकी छत भी होती है वो भी शीशे की होती है, ठीक है, यानी कि छत में बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं। इससे क्या होता है कि पूरी ट्रेन एकदम से ट्रांसपेरेंट है, आप बाहर से अंदर बैठ करके बाहर का पूरा नजारा देख सकते हैं। और जो अंदर चेयर होती हैं वो 360 डिग्री रोटेट करती हैं, यानी कि घूमती हैं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में घूम करके किसी भी दिशा का, किसी भी दृश्य का नजारा देख सकते हैं। चाहे आप ऊपर कोई दृश्य हो, चूंकि छत भी कैसी है, शीशे की बनी हुई है, और जो हमारी दीवारें हैं उसकी कोच की, तो वो भी शीशे की बनी हुई है, यानी बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई हैं, शीशा लगा हुआ है, तो मतलब एकदम से मनोरम दृश्य दिखाई देगा। तो मतलब जो लोग पर्यटन की दृष्टि से यानी घूमने की दृष्टि से आते हैं तो उनके लिए और अच्छी बात है।
तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम एचएलबी कोच बनाए गए हैं। ठीक, जो भी हमारी पर्यटक ट्रेनें हैं, ठीक है, या जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, तो वहां के लिए ऐसी स्पेशल ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी। नेक्स्ट है मेट्रो लाइट व मेट्रो नियो। ठीक है, तो ये रेलवे में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। इसका मतलब ये है कि कम कीमत पर अब मेट्रो रेल प्रणाली चलाई जाएगी। ठीक है, जिन शहरों में मेट्रो नहीं चल रहा है या जिनमें चल भी रहा है, तो वहां पर ऐसी मेट्रो सुविधा दी जाएगी मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो के नाम से, जो कि कम किराए पर आधारित होगी। यानी कि मेट्रो का किराया बहुत कम होगा, जिससे कि आम आदमी भी मेट्रो में किराया कर सके, यानी जो मध्यम वर्गीय या गरीब वर्ग का व्यक्ति है वो भी मेट्रो का सफर कर सके। ठीक है, तो सिर्फ इतना है रेलवे के बारे में, बाकी बहुत सारी और बातें कोई मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल खोले जाएंगे। कहां पर? जनजातीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो 750 एकलव्य के नाम पर जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं, जहां पर दुर्गम स्थान है और पढ़ाई के साधन उपलब्ध नहीं है, लोग जा नहीं पाते हैं, यातायात के साधन नहीं है, सड़क मार्ग नहीं है या रास्ते नहीं प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पर ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जहाँ से जिससे कि वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट हैं, लोकल लोग हैं, उनके बच्चों को शिक्षा दी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि रिसर्च को और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की शुरुआत की गई है, तो इसके राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की शुरुआत होगी। नेक्स्ट है 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो ई नाम एक योजना थी जहां पर एक जो भी हमारे किसान लोग थे, तो ई नाम मंडियां हैं, आकर वो अपनी फसल को सीधे मंडी में बेच सकते हैं, बिचौलिया बाहर हो जाएंगे, मतलब बिचौलियों को बेचने का आवश्यकता नहीं है, सीधे किसान अपनी फसल व्यापारी को बेच सकते हैं। तो ऐसी 1000 मंडियों को इनाम से और जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों की पहुंच इन मंडियों तक बड़ी आसानी से हो सके और अपनी फसल को किसान सीधे व्यापारियों को बेच सकें, बिचौलियों को बाहर किया जा सके। नेक्स्ट है डिजिटल जनगणना के लिए 3768 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ठीक है, यानी जो हमारी 2021 की जनगणना होगी वो भी पेपरलेस होगी, पूरी जनगणना डिजिटल होगी। ठीक है, यानी जो भी हमारे जनगणना कर्मी हैं उनको आईपैड या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप प्रदान की जाएंगे, ताकि वो सारा डाटा एकदम से ऑनलाइन फीड कर सकें। ठीक है, तो डिजिटल जनगणना के लिए 3768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगाल से गोवा राज्य की स्वतंत्रता की हीरक जयंती समारोह के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको पता है कि पुर्तगाल जो हमारा गोवा राज्य था, तो उस समय पुर्तगालियों के ये कब्जे में था, उनके अधीन था। ठीक है, तो उसकी स्वतंत्रता जो हुई थी, तो उसके 60 साल आज पूरे हो रहे हैं। ठीक है, कितने साल? 60 साल पूरे हो रहे हैं। तो 60 साल पूरे होने की खुशी में हीरक जयंती समारोह मनाया जाएगा, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए का अलग से बजट का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बजट में भी शामिल है, तो पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल से गोवा को स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए हैं, या हीरक जयंती कितने साल के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। अगला है असम व पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के लिए महिला और बच्चों के लिए कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी जो असम में और पश्चिम बंगाल में चाय की खेती होती है, आपको पता ही है, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे महिलाएं हैं, ठीक है, तो वो सब चाय की पत्तियों को चुनने का काम करते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए और उनके कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है सीवीडी पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। ठीक है, सीवीड मतलब जो भी समुद्री उत्पाद हैं, जैसे कि मछली है या झींगा है या केकड़ा, जो भी समुद्री उत्पाद है तो उससे संबंधित है, तो सीवीड पार्क की स्थापना की जाएगी। कहां पर? तमिलनाडु में। पहला मानव रहित प्रक्षेपण दिसंबर 2021 तक, जो हमारा अंतरिक्ष में जाने का प्लान है, जो गगनयान हमारा मिशन है, तो पहले मानव रहित मिशन भेजा जाएगा। इसकी योजना हो रही कि दिसंबर 2021 तक, यानी कि इसी वर्ष इसको प्रक्षेपित करने की योजना बनाई जा रही है। अगला है ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने के लिए बजट में 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।